लिन हाओ, अगर तुमने आज रात का ओवरटाइम नहीं किया तो इस महीने का अपना बोनस भूल जाना। मैनेजर चैन की चिल्लाती हुई आवाज पूरे कैबिन में गूंज रही थी। उसकी वो मोटी उंगली मेरी तरफ उठी हुई थी और चेहरे पर एक ऐसा घमंड था जैसे वो मेरी पूरी जिंदगी का मालिक हो। मैंने बस एक गहरी सांस ली। मुझे चैन पर गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। ये छोटी सी जॉब, ये चंद रुपयों का बोनस, ये सब कुछ कितना बेमानी लग रहा था। अपना ये ओवरटाइम और अपना ये बोनस अपने पास ही रखो मिस्टर चैन। मैं आज ही क्विट कर रहा हूँ। अपना एम्प्लॉय कार्ड निकालकर मैंने उसकी टेबल पर फेंका और पलटकर दरवाजे की तरफ चल दिया। पीछे से चैन की गालियां और धमकियां आ रही थीं कि इस बड़े शहर में सरवाइव करना कितना मुश्किल है और मेरे जैसे लोग कैसे सड़क पर आ जाते हैं। पर मेरे कदम एक पल के लिए भी नहीं रुके। मुझे उसकी बकवास सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। बाहर निकलते ही दोपहर की तेज धूप मेरे चेहरे पर पड़ी। सड़क पर भागती गाड़ियां, सूट बूट पहने लोग, हर कोई बस एक अंधी रेस में दौड़ रहा था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये चमकती हुई दुनिया कितनी जल्दी राख में बदलने वाली है। मुझे वो भयानक मंजर आज भी याद है, जब आसमान खून की तरह लाल हो गया था। आज से ठीक 5 साल बाद धरती के अलग अलग हिस्सों में क्रिम्सन रिफ्ट्स खुल जाएंगे। उन दरारों से निकलने वाले जहरीले धुएं और खूंखार शैतानी जानवरों ने पूरी इंसानी नस्ल को लगभग खत्म कर दिया था। 8 बिलियन की आबादी देखते ही देखते कुछ लाखों में सिमट गई थी। मैं खुद उस तबाही में 5 साल तक एक सर्वाइवर की तरह लड़ा था। हर दिन खून और मौत के बीच से गुजरता रहा, लेकिन आखिरकार एक शैडो बीस्ट के पंजों ने मुझे बीच से चीर डाला था। और जब मेरी आंखें खुली तो मैं 5 साल पीछे आ चुका था, अपनी 25 साल की उम्र में, एकदम सही सलामत। ये शहर, ये ऊंची इमारतें, ये सब कुछ सालों बाद सिर्फ मलबे का ढेर बनने वाली हैं। इस कॉर्पोरेट दुनिया में एक मशीन की तरह अपनी जिंदगी बर्बाद करने का अब कोई मतलब नहीं था। मुझे बस अपने घर वापस जाना था। मेरे दादाजी, जो दूर लिन प्रोविंस के एक छोटे से गांव में अकेले रहते हैं, उनकी तबीयत अक्सर खराब रहती है। पिछली जिंदगी में जब वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे, तब मैं इसी शहर में किसी प्रोजेक्ट के लिए फाइल्स तैयार कर रहा था। मैं उन्हें आखिरी बार देख तक नहीं पाया था। वो पछतावा मुझे अंदर ही अंदर खा गया था। पर इस बार ऐसा नहीं होगा। मैं वापस जाऊंगा, उनके साथ वक्त बिताऊंगा और आने वाली उस कयामत के लिए खुद को तैयार करूंगा। मैं बस स्टॉप की तरफ जा ही रहा था कि अचानक मेरे दिमाग में एक अजीब सी मेटालिक आवाज गूंजी। अलर्ट, ओरिजिन सर्वाइवल कोर एक्टिवेटेड। होस्ट लिन हाओ की पहचान पूरी हो गई है। मेरे कदम वहीं के वहीं रुक गए और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये क्या था? मैं सड़क पार कर ही रहा था कि अचानक ब्रेक लगने की तेज आवाज से मैं एकदम से होश में आया। एक चमचमाती काली कार मेरे घुटनों से बस इंच भर दूर रुकी थी। ड्राइवर शीशा नीचे करके गालियां बक रहा था, पर मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मेरा पूरा ध्यान अपनी आंखों के सामने हवा में तैरते उस हल्के नीले रंग के वर्चुअल पैनल पर था। रास्ते भर मैंने दिमाग में उस ओरिजिन सर्वाइवल कोर से बात करने की 1000 कोशिशें की। स्टेटस, मेन्यू, हेल्प, लेकिन कोई जवाब नहीं। उस पहली रोबोटिक आवाज के बाद जैसे वो सिस्टम गहरी नींद में चला गया था। अगर ये नीली रोशनी मेरी आंखों में ना चुभ रही होती तो मैं पक्का इसे अपना पागलपन मान लेता। तो क्या जब तक दुनिया सच में खत्म होना शुरू नहीं होती, ये सिस्टम किसी काम का नहीं है? मैंने खुद से पूछा और फिर हल्की सी हंसी आ गई। खैर, कम से कम इतना तो तय था कि इस बार मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ। मेरे पास 10 साल का वक्त है। मैं आराम से अपने गांव की शांति में लौट जाऊंगा, खुद को फिजिकली और मेंटली तैयार करूंगा, और जब वो कयामत का दिन आएगा तब मैं सिर्फ सरवाइव नहीं करूंगा, मैं रूल करूंगा। चलते चलते मैं अपने उस घुटन भरे बेसमेंट वाले कमरे में पहुंच गया। दीवारें सीलन से भरी थीं और हवा में एक अजीब सी बदबू थी, जिसके लिए मैं हर महीने अपनी आधी सैलरी फूंक देता था। मकान मालिक वैसे भी मुझे निकालने के बहाने ढूंढ रहा था, क्योंकि उसे रेंट बढ़ाना था। अच्छा है, मुझे अब इस सड़े हुए दड़बे में एक दिन और नहीं रुकना। मैंने अपना बैग निकाला और सिर्फ काम की चीजें अंदर ठूंसने लगा। अगली सुबह मैं आखिरी बार ऑफिस की उस कांच की बिल्डिंग में घुसा। मेरा टीम लीड वांग कॉफी पीते हुए मुझे घूर रहा था। जब मैंने उसके मुंह पर अपना रेजिग्नेशन लेटर मारा तो उसने ऐसे देखा जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा जोक मार दिया हो। तुम्हें पता भी है बाहर मार्केट की हालत क्या है? वांग ने एक तिरछी मुस्कान के साथ कहा। बिना दूसरी जॉब हाथ में लिए छोड़ रहे हो? 6 महीने में भीख मांगते हुए वापस आओगे? मैंने उसकी बकवास का कोई जवाब नहीं दिया। उसे क्या पता कि कुछ सालों बाद ये मार्केट, ये इकोनॉमी, ये पूरी बिल्डिंग खाक में मिल जाने वाली है। मैं अपनी डेस्क पर वापस आया और अपना बचा खुचा सामान समेटने लगा। तभी मेरी नजर मेरी डायरी के नीचे दबे कुछ बिल्स पर पड़ी। वो मेरे क्रेडिट कार्ड के बिल्स थे। मुझे अचानक याद आया कि पिछले महीने क्लाइंट को खुश करने के लिए मैंने अपनी जेब से उसे महंगे गिफ्ट्स भिजवाए थे, ये सोचकर कि कंपनी बाद में पैसे दे देगी। मैं भी क्या गधा था। मैं खुद पर ही हंस पड़ा। अपनी रातों की नींद खराब करना,
खुद के पैसों से कंपनी के काम के लिए प्रीमियम टूल्स खरीदना, और वो भी किस लिए? ताकि ये अमीर लोग और अमीर बन सकें। एक कॉर्पोरेट गुलाम से ज्यादा मेरी कोई औकात नहीं थी। पिछली जिंदगी में इसी अंधेपन ने मेरी जान ली थी। जब तक वो तबाही नहीं आई और मुझे वो एंशिएंट ब्रीदिंग टेक्निक नहीं मिली, तब तक मुझे असली ताकत का अंदाजा ही नहीं था। पर इस बार कहानी अलग होगी। मैं अपना बैग पैक कर ही रहा था कि सीनियर डेवलपर फेंग अपनी चेयर खिसकाकर मेरे पास आ गया। उसके हाथ में एक आधी खाई हुई सैंडविच थी और चेहरे पर वही पुरानी मतलबी मुस्कान। उसने अपना सारा वीकेंड वाला पेंडिंग डेटा वैलिडेशन मेरे सिस्टम की तरफ खिसका दिया और कहा कि उसे आज जल्दी निकलना है, इसलिए मैं उसका काम खत्म कर दूं। पिछली जिंदगी में मैं बिना कुछ बोले रात 10 बजे तक रुककर उसका काम करता था और वो अगले दिन बॉस के सामने सारा क्रेडिट ले लेता था। पर आज मेरे अंदर का वो डरा हुआ एम्प्लॉय हमेशा के लिए मर चुका था। मैंने अपना बैग जिप किया और उसकी आंखों में सीधा देखा। अपना स्क्रिप्ट खुद रन करो फेंग, मैं यहाँ तुम्हारी जगह कॉर्पोरेट मजदूरी करने के लिए नहीं हूँ। उसके चेहरे की रंगत ऐसे उड़ गई जैसे मैंने उसे गाली दे दी हो। वो कुछ बोलने के लिए हकलाता रहा, पर मैं उसे वहीं छोड़कर कॉरिडोर की तरफ बढ़ गया। वाटर कूलर के पास कुछ लोग झुंड बनाकर खड़े थे। मेरी रेजिग्नेशन की खबर पूरे फ्लोर पर फैल चुकी थी। वहां खड़ा एचआर डिपार्टमेंट का एक लड़का जो हमेशा अपनी फेक रोलेक्स और महंगे लाइफस्टाइल का दिखावा करता था, मुझे देखकर जोर से हंसने लगा। वो बाकी लोगों से कह रहा था कि मैं यहाँ की एलीट लाइफ छोड़कर किसी धूल भरे टाउन में सड़ने जा रहा हूँ, और पूछने लगा कि वहां मुझे इंटरनेट मिलेगा या मैं कबूतरों से मेल भेजूंगा। मैंने शांति से पानी का ग्लास भरा और उसकी आंखों में देखकर एक हल्की सी मुस्कान दी। कबूतर पालना तुम्हारी उस ईएमआई वाली स्पोर्ट्स कार से ज्यादा सस्ता है, जिसकी किश्तें चुकाने में तुम्हारी आधी सैलरी चली जाती है और बाकी आधी उधार चुकाने में। वहां एकदम सन्नाटा छा गया। उसकी शक्ल ऐसे उतर गई जैसे किसी ने सरेआम थप्पड़ मार दिया हो। मैं अपना पानी पीकर आराम से वहां से निकल गया। मैं अपनी डेस्क पूरी तरह खाली कर चुका था। तभी मेई मेरे पास आई। वो हमारी टीम की सबसे जूनियर डिजाइनर थी और इस पूरी बिल्डिंग में इकलौती इंसान जिसने कभी मेरा फायदा नहीं उठाया। वो बेचारी हमेशा ऑफिस की गंदी पॉलिटिक्स में पिस जाती थी। उसकी आंखों में उदासी साफ दिख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अचानक इतनी अच्छी जॉब छोड़कर क्यों जा रहा हूँ। मुझे पता था कि जब वो तबाही आएगी तो ये कमजोर लड़की एक दिन भी सरवाइव नहीं कर पाएगी। मैंने अपनी जेब से एक अजीब सी धातु का बना हुआ एक पुराना टोकन निकाला और उसकी हथेली पर रख दिया। अगर कभी तुम्हें लगे कि आसमान का रंग बदल रहा है या शहर में अचानक जानवर पागल होने लगे, तो इस टोकन के पीछे लिखे कोऑर्डिनेट्स पर पहुंच जाना, और हाँ, किसी और को मत बताना। मेई मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं कोई साई-फाई मूवी की कहानी सुना रहा हूँ या जॉब छोड़ने के स्ट्रेस में मेरा दिमाग हिल गया है। पर मैंने उसे और कुछ नहीं समझाया। मैं बस एग्जिट डोर की तरफ बढ़ ही रहा था कि अचानक ऑफिस के सारे ऑटोमेटिक डोर्स एक झटके में लॉक हो गए और लाल रंग की इमरजेंसी लाइट जलने लगी। सामने से मैनेजर चेन आ रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट और गुस्सा था। उसने चिल्लाते हुए कहा कि क्लाइंट का मेन सर्वर हैक हो गया है और जब तक हम पूरा बैकअप रिस्टोर नहीं कर लेते, हर किसी का घर जाना कैंसिल है। मेरा आज रात का प्लान पहले से फिक्स है, मैंने कंधे उचकाते हुए कहा और हवा में एक मुक्का उछालकर पूरी टीम की तरफ देखा। तुम सबको मेरा फुल सपोर्ट है, लगे रहो, तुम लोग कर सकते हो। मैनेजर चेन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, पर वो कुछ बोल नहीं पाया। पूरी टीम मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। मैंने देखा कि मैं अपनी डेस्क पर सिर झुकाए हुए थी। उसके कंधे हिल रहे थे। वो अपनी हंसी दबाने की पूरी कोशिश कर रही थी। मुझे पता था कि वो भी मेरी तरह बोलना चाहती थी, पर बेचारी की मजबूरी थी। उसे अपना घर चलाना था, इसलिए वो मेरी तरह बेपरवाह नहीं हो सकती थी। इस घटिया कंपनी में ओवर टाइम का एक पैसा नहीं मिलता था और रात के खाने का खर्चा भी अपनी जेब से ही पड़ता था। तीसरे दिन तक मैंने अपना सारा हैंडओवर का काम खत्म कर दिया। भले ही मेरे रेजिग्नेशन की डेट अभी ऑफिशियली अप्रूव्ड नहीं थी, पर मैंने अपनी बची हुई छुट्टियां अप्लाई कर दी। चूंकि मैंने सारा काम कायदे से हैंडओवर किया था, इसलिए कंपनी को मेरी रुकी हुई सैलरी देनी ही थी, जो अगले महीने अकाउंट में आ जाएगी। मैं हर हाल में लूनर फेस्टिवल से पहले घर पहुंचना चाहता था ताकि अपने दादाजी के साथ वक्त बिता सकूं। पिछले 3 दिनों में मैंने ऑफिस में जो तमाशा किया था, उसे देखकर मैनेजर चेन ने तुरंत मेरी छुट्टियों को अप्रूव कर दिया। उसे शायद डर था कि अगर मैं कुछ दिन और रुक गया तो पक्का उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा दूंगा। मेरे बेसमेंट वाले कमरे का रेंट भी खत्म होने वाला था और यहाँ रहकर और खून जलाने का कोई मतलब नहीं था। इसलिए मैं खुशी खुशी अपना बैग पैक करके घर की तरफ निकल पड़ा। घर जाने से पहले मैंने कुछ तैयारियां की।
ऑफिस के पास ही एक हर्बल शॉप थी जहां से मैंने दादाजी के लिए 1 किलो बढ़िया क्वालिटी की बिना चीनी वाली सिल्वर लीफ रूट खरीदी, जो हड्डियों के लिए बहुत अच्छी मानी जाती थी। ये कोई 500 युआन की आई थी, जिसमें 10 से 15 जड़ें थी। साथ ही मैंने उनके लिए कुछ गर्म कपड़े भी ले लिए। मेरा गांव यहाँ से काफी दूर पहाड़ियों के बीच बसा था। वहां से सबसे नजदीकी कस्बा भी 10 किलोमीटर दूर था और शहर तो 20 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर। इसलिए मैंने कुछ जरूरी दवाइयां जैसे बुखार की गोलियां, एंटीबायोटिक्स, बैंडेजेस और एंटीसेप्टिक क्रीम्स भी खरीद ली। गांव में आधी रात को अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए तो कम से कम पैनिक तो नहीं होना पड़ेगा। सफर के लिए मैंने कुछ स्नैक्स और इंस्टेंट नूडल्स भी रख लिए। ढेर सारे बैग्स के साथ मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा। मैंने कोई महंगी बुलेट ट्रेन की टिकट नहीं ली थी, बल्कि एक स्लो चलने वाली नॉर्मल ट्रेन की स्लीपर क्लास ली थी। इस सफर में 20 घंटे से ज्यादा लगने वाले थे, पर टिकट बुलेट ट्रेन से आधी कीमत का था। गरीब आदमी के लिए सबसे सस्ती चीज उसका वक्त ही तो होता है। सच कहूं तो मुझे इस तरह का सफर बहुत पसंद है। मैं सबसे ऊपर वाली बर्थ पर लेट गया। ट्रेन के हल्के झटकों के साथ मैंने अपने हेडफोन्स लगाए और बाहर के नजारे देखने लगा। ये सुकून मुझे पिछले कई सालों में कभी नहीं मिला था। ऑफिस के लोगों ने मेरे बारे में एक बात तो सच ही सोची थी। मैं सच में एक YouTube चैनल शुरू करने का प्लान बना रहा था। आज के टाइम में कंटेंट क्रिएशन कोई आसान बात नहीं है। मार्केट पूरी तरह से भरा पड़ा है और एक नया चैनल खड़ा करना बहुत मुश्किल काम है। पर मुझे पता था कि अगर मैं मानवा और मांगा रिकैप्स के वीडियोस बनाऊं तो मेरा चांस बन सकता है। मेरी स्क्रिप्ट राइटिंग हमेशा से अच्छी रही है और मुझे पता है कि लोगों का ध्यान खींचने वाले क्लिक वर्थी थंबनेल्स कैसे डिजाइन करते हैं। बस दिक्कत ये थी कि मेरे पास एक ढंग का फोन तक नहीं था जिससे मैं अच्छी क्वालिटी में रिकॉर्ड या एडिट कर सकूं। पिछले 2 साल कॉर्पोरेट में गधों की तरह काम करके भी मेरे अकाउंट में सिर्फ 12,000 युआन बचे थे। नया फोन लेना तो दूर की बात थी, इसलिए मैंने अपना पुराना ट्राइपॉड और कुछ एक्स्ट्रा चार्जिंग केबल्स ही पैक कर लिए थे। अगले दिन दोपहर को मेरी ट्रेन मेरे होम टाउन चिंगशुई कस्बे में पहुंची। स्टेशन से बाहर निकलते ही मेरा पहला काम अपने लिए एक सवारी का इंतजाम करना था। मुझे गाँव में खेती करनी थी और उस उबड़ खाबड़ रास्ते पर सामान ढोने के लिए एक हैवी ड्यूटी इलेक्ट्रिक लोडर से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। खाद, बीज और खेती के औजार लाने ले जाने में ये बहुत काम आता है। मैं चाहता तो एक बढ़िया ट्रैक्टर ले सकता था, पर सबसे सस्ता मॉडल भी 20,000 युआन से कम का नहीं आता। मेरी जेब मुझे अभी इसकी इजाजत नहीं देती थी। मैं पास के एक शोरूम में गया और 3,000 युआन में एक मजबूत इलेक्ट्रिक लोडर खरीद लिया। इसके पीछे सामान रखने के लिए काफी बड़ी जगह थी और ऊपर एक छतरी भी लगी थी। मैंने थोड़ा मोल भाव करके शोरूम वाले से एक हेलमेट और हवा भरने वाला छोटा एयर पंप भी फ्री में निकाल लिया। अपना सारा सामान पीछे डालकर जब मैंने उसे स्टार्ट किया तो मेरे चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। सच कहूं तो ये मेरी अपनी पहली गाड़ी थी। पिछली जिंदगी में जब दुनिया तबाह हो गई थी तब मैं अपने सर्वाइवल कैंप के लिए एक भारी आर्मर्ड मिलिट्री ट्रक चलाता था जो पूरी तरह से हथियारों से लैस था, पर वो मेरा अपना नहीं था, कैंप की प्रॉपर्टी थी। आज इस छोटी सी गाड़ी को चलाकर जो सुकून मिल रहा था वो उस बड़े ट्रक में भी नहीं था। वैसे कायदे से इसे चलाने के लिए भी लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है, पर इस छोटे से कस्बे में कौन पूछने वाला था। अगर कोई पुलिस वाला रोक भी लेता तो मैं कह देता कि आज ही खरीदी है और पेपर वर्क बाकी है। यहाँ के ट्रैफिक पुलिस वाले वैसे भाई इन छोटी बातों पर परेशान नहीं करते। सीधा गांव जाने के बजाय मैंने बाजार की तरफ गाड़ी मोड़ ली। लोडर में काफी जगह थी तो मैंने सोचा कि जाते जाते घर के लिए राशन भर लूं। दादाजी घर पर अकेले रहते हैं, उनके पास चावल, आटा और तेल जैसी रोजमर्रा की चीजें पक्का खत्म हो रही होंगी। मैं उनका बड़ा पोता हूँ, वापस जाकर उन पर बोझ तो नहीं बन सकता था। मैंने कोई सब्जी नहीं ली। मेरा पूरा ध्यान सिर्फ अच्छे मीट और ताजी मछली पर था। मैंने कुछ किलो बढ़िया मटन, 2 बड़ी नदी वाली मछलियां और घर के लिए आटा, चावल और मसाले खरीद लिए। चूंकि लूनर फेस्टिवल आने वाला था तो मैंने त्योहार के लिए कुछ खास मिठाइयाँ और तिल वाले रोस्टेड केक भी ले लिए और उन्हें 2 बड़े बैग्स में पैक करवा लिया। गांव में दादाजी के पास फ्रिज नहीं था और मौसम अभी भी थोड़ा गर्म था, इसलिए मैंने एक छोटा डबल डोर 200 लीटर वाला फ्रिज भी खरीद लिया जो लगभग 1000 युआन का पड़ा। मेरा लोडर अब पूरी तरह से भर चुका था और वजन की वजह से उसकी स्पीड भी थोड़ी कम हो गई थी, पर मानना पड़ेगा इस लोडर ने मेरा काम बहुत आसान कर दिया था। अगर ये ना होता तो मुझे कस्बे से वो खटारा बस लेनी पड़ती जो सिर्फ हाईवे पर उतारती है और वहां से इतना सारा सामान लेकर मुझे कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता। सच कहूं तो मेरे ओरिजिन सर्वाइवल कोर में एक वॉइड पॉकेट नाम का फीचर भी था। ये असल में एक क्यूबिक मीटर का इनविजिबल स्टोरेज स्पेस था जो मेरे दिमाग से कंट्रोल होता था, पर सबके सामने जादू से हवा में चीजें गायब करना या निकालना बेवकूफी होती। इसलिए मैंने सिर्फ अपना सबसे जरूरी और महंगा सामान उसमें रखा था। बाकी आम चीजें मैंने लोडर में ही रखी।
ताकि घर पहुंचने पर दादाजी को अचानक से सामान प्रकट होने पर शक न हो। मैंने सिस्टम में चेक किया था कि इस वॉइड पॉकेट को अपग्रेड भी किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए सर्वाइवल पॉइंट्स चाहिए थे, और ये पॉइंट्स सिर्फ सिस्टम के मिशंस पूरे करने पर ही मिलते। पर अजीब बात यह थी कि अभी तक मुझे कोई मिशन मिला ही नहीं था। क्या यह सिस्टम सच में दुनिया तबाह होने का इंतजार कर रहा है? जैसे जैसे मैं गांव के करीब पहुंच रहा था, अंदर एक अजीब सी बेचैनी और खुशी दोनों महसूस हो रही थी। गांव की पक्की सड़क पर लोडर आराम से चल रहा था। पीछे एक बड़ा फ्रिज रस्सियों से बंधा हुआ था। तभी मुझे सड़क किनारे अपने चचेरे ताऊ अंकल वांग दिखे, जो अपनी भेड़ें चरा रहे थे। उनसे हमारे परिवार की कभी खास नहीं बनी, पर शराफत के नाते मैंने लोडर धीमा किया और उन्हें आवाज दी। क्या हाल है अंकल वांग? अरे लिनहाओ, तू ये क्या शहर से इलेक्ट्रिक लोडर चलाकर आ रहा है? मेरा बेटा तो जब भी आता है अपनी नई सेडान कार में आता है। उनके चेहरे पर वो घमंड साफ दिख रहा था। उन्हें लग रहा था कि मैं शहर में कुछ उखाड़ नहीं पाया। मैं अपनी जेब से उन्हें ऑफर करने के लिए एक महंगी सिगरेट निकालने ही वाला था, पर उनका वो ताना सुनकर मैंने अपना हाथ खाली ही बाहर निकाल लिया। मैंने बस एक हल्की सी मुस्कान दी। गांव की उबड़ खाबड़ सड़कों पर कार से ज्यादा ये लोडर काम आता है अंकल। तू तो बड़ी डिग्री लेकर गया था ना शहर, अब इस धूल भरे गांव में क्या करेगा? अंकल वांग ने मुझे ऊपर से नीचे तक ऐसे देखा जैसे मैं कोई हारा हुआ जुआरी हूँ। उनकी आंखों में अब एक अजीब सी दया और मजाक का भाव था। उन्हें पक्का लग रहा था कि मुझे नाकाबिल समझकर नौकरी से निकाल दिया गया है। दादाजी अब बूढ़े हो रहे हैं, मैं उन्हीं का ख्याल रखने वापस आया हूँ। मैं चलता हूँ अंकल। मैंने ज्यादा बात बढ़ाना ठीक नहीं समझा और वहां से निकल गया। पीछे से मुझे उनकी बुदबुदाती हुई आवाज सुनाई दी। ख्याल रखने आया है? बातें बनाना तो कोई इससे सीखे। अगर इतना ही काबिल होता तो अपने दादाजी को शहर के किसी बड़े फ्लैट में रखता, यहाँ धक्के खाने नहीं आ जाता। मैंने उनकी बातों को इग्नोर किया और अपने पूरी तरह से भरे हुए लोडर के साथ आखिरकार अपने गांव की सीमा में दाखिल हो गया। अगर गॉसिप और खबरें फैलाने की बात हो तो गांव के एंट्री गेट पर बैठने वाली इन औरतों की टोली के सामने बड़े बड़े न्यूज चैनल भी फेल हैं। इस लोकल इंटेलिजेंस ग्रुप को अपने फेवर में रखना बहुत जरूरी था। मैंने लोडर रोका और पूरे 7-8 मिनट तक उन आंटियों से हालचाल पूछा। मेरी शराफत देखकर वो सब मुझ पर फिदा हो गईं। जब मैंने उन्हें शहर से लाई हुई कुछ मिठाइयां दी तो एक आंटी ने मेरी तारीफों के पुल बांध दिए। कहने लगी कि आज के जमाने में ऐसा पोता कहाँ मिलता है जो अपना करियर छोड़कर अपने बीमार दादाजी की देखभाल करने वापस आ जाए। किसी ने उस नए फ्रिज की तारीफ की तो एक ने सीधा मेरी शादी की बात छेड़ दी। बेटा, अब तू गांव आ ही गया है तो 2-4 दिन रुक, मैं तेरे लिए एकदम सुंदर सी लड़की ढूंढ कर लाती हूँ, एकदम बढ़िया घर बसा दूंगी तेरा। मुझे बस एक ही बात का बुरा लग रहा था कि मेरे दादाजी जो बीमार रहते हैं और जिन्हें शांति पसंद है, वो कभी यहाँ आकर इन लोगों के साथ बैठ नहीं पाते। वो सारा दिन उस सूने घर में अकेले रहते हैं। ये सोचकर मुझे लगा कि मैंने वो सो कॉल्ड गोल्डन करियर छोड़कर एकदम सही फैसला किया है। उन आंटियों से पीछा छुड़ाकर मैंने लोडर वापस घर की तरफ बढ़ा दिया। गांव के पूर्वी छोर पर बरगद के पेड़ के नीचे वो आंटियों का अड्डा था और मेरा घर गांव के एकदम पश्चिमी छोर पर सबसे आखिरी घर था। मैं घर से 100 मीटर दूर ही था कि गेट पर बैठे हमारे 2 जंगली पहाड़ी कुत्ते अचानक से सतर्क हो गए। अगले ही पल वो दोनों अपनी पूंछ हिलाते हुए और भौंकते हुए मेरी तरफ दौड़े चले आए। मेरे चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। इतने सालों बाद भी तुम दोनों मुझे भूले नहीं। ये दोनों दादाजी के पाले हुए वफादार कुत्ते थे और ऐसा लगता था जैसे वो इंसानों से भी ज्यादा समझदार हों। मेरे लोडर के दोनों तरफ वो खुशी से उछल रहे थे और मुझे एस्कॉर्ट करते हुए घर तक ले गए। बाहर का शोर सुनकर दादाजी अपनी लाठी के सहारे धीरे धीरे बाहर आ गए थे। मुझे देखते ही उनकी बूढ़ी आंखों में चमक आ गई और आंसू बहने लगे। दादाजी, मैं आ गया। मैंने जल्दी से लोडर से उतरकर उन्हें सुकून से गले लगाया। तू आ गया बेटा, बहुत अच्छा किया, दादाजी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। उनकी आवाज खुशी से कांप रही थी। ये देखो मैं आपके लिए क्या लाया हूं। मैंने उन्हें कुर्सी पर बिठाया और वो सारे गिफ्ट्स बाहर निकाले। सिल्वर लीफ फ्रूट, सर्दियों के नए कपड़े और कुछ ताजी मिठाइयां। दादाजी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई, लेकिन फिर उन्होंने पूछा, बेटा इस बार कितने दिन की छुट्टी लेकर आया है? उन्हें लगा कि मैं हमेशा की तरह बस 2-4 दिन के लिए आया हूं। मैंने उनके हाथ अपने हाथों में लिए और मुस्कुराकर बोला, अब मैं वापस नहीं जाऊंगा दादाजी, मैं यही रहूंगा, आपके साथ खेती करूंगा और आपका ख्याल रखूंगा। क्या? दादाजी एकदम चौंक गए। उनके चेहरे पर अचानक उदासी छा गई। मुझे पता था वो क्या सोच रहे हैं। उन्हें लग रहा था कि उनकी वजह से मेरा भविष्य बर्बाद हो रहा है। अगर वो ना होते
तो शायद मैं शहर में कोई बड़ा मुकाम हासिल कर रहा होता। पर उन्हें ये नहीं पता था कि अगर मैं वहां रुक भी जाता तो कुछ उखाड़ नहीं पाता। उस आने वाली कयामत में मेरे जैसे एक आम कॉर्पोरेट गुलाम के लिए बचने का कोई रास्ता नहीं था। मेरे पास जो ओरिजिन सर्वाइवल कोर है वो सिर्फ इस खाली और शांत जगह पर ही मेरे काम आ सकता है। यही मेरी असली आजादी और ताकत का रास्ता था। आप आराम करो दादाजी, मैं जरा सामान अंदर रख दूं। मैंने फुर्ती से अपना सारा सामान घर में ले जाना शुरू किया। सबसे पहले मैंने उस बड़े फ्रिज को उठाया और घर के एक कोने में सेट कर दिया। अभी इसे कुछ घंटों के लिए ऐसे ही छोड़ना था, बाद में प्लग इन करूंगा। मैंने बाकी का सारा सामान घर के अंदर रखा और अपना बैग लेकर अपने पुराने कमरे की तरफ चला गया। दादाजी अपनी लाठी टेकते हुए मेरे पीछे पीछे आ गए। उनके चेहरे पर एक अजीब सी झिझक थी। बेटा, मुझे पता नहीं था कि तू अचानक से वापस आ रहा है, तो मैंने तेरा कमरा ठीक से साफ नहीं किया। इतना कहते ही वो अपनी लाठी दीवार से टिकाकर अलमारी से बेडशीट्स निकालने लगे। मैंने तुरंत आगे बढ़कर उनके हाथ से चादर ले ली। अरे दादाजी, आप रहने दो, मैं खुद कर लूंगा ये सब, आप जाकर आराम करो। मैं किसी भी हाल में इस उम्र में उनसे काम नहीं करवा सकता था। मेरी पिछली जिंदगी की यादों के हिसाब से उनका शरीर बहुत कमजोर हो चुका था और अगर उनका सही से ख्याल नहीं रखा गया तो आने वाले 5 सालों में वो मुझे छोड़कर चले जाएंगे। इस बार मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। तभी मेरी नजर लिविंग रूम की पुरानी टेबल पर पड़ी। वहां फलों की एक टोकरी, कुछ दूध के पैकेट और त्योहार वाली मिठाइयों के डिब्बे रखे थे। दादाजी, आज आपसे मिलने कौन आया था? मैंने हैरानी से पूछा। तेरी छोटी बुआ आई थी, दादाजी ने धीरे से कहा। दोपहर का खाना उसी ने बनाया था। फिर पड़ोस वाली आंटी आ गई तो वो उनके साथ थोड़ा बाहर टहलने निकल गई है। मुझे बात समझ आ गई, पर मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। मैंने थोड़ा गंभीर होकर पूछा, तो क्या बड़ी बुआ और मंजली बुआ नहीं आई? आज लूनर फेस्टिवल था, शाम के 4 बज चुके थे। अगर उन्हें आना होता तो अब तक आ चुकी होती। दादाजी ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस अपनी नजरें नीचे झुका ली और एक ठंडी सांस छोड़ी। हमारे परिवार की कहानी भी अजीब है। मेरे माँ बाप एक हादसे में बहुत पहले ही गुजर गए थे, जिसके बाद दादाजी ने ही मुझे पाला। दादाजी की 3 बेटियां हैं, मेरी 3 बुआ। बड़ी बुआ की शादी पास के शहर के एक बड़े बिजनेसमैन से हुई थी। उनका अपना बड़ा घर है, महंगी गाड़ियां हैं और वो एक लग्जरी लाइफ जीती हैं। मंजली बुआ की शादी काफी दूर एक दूसरे स्टेट में हुई थी। वो अपनी दुनिया में मस्त हैं। लेकिन मेरी छोटी बुआ सुयान की जिंदगी सबसे ज्यादा दर्दनाक रही है। वो जवानी में बहुत खूबसूरत और होनहार थीं, पर एक आवारा लड़के के प्यार में पड़कर उन्होंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। दादाजी ने उस वक्त बहुत समझाया था, पर वो नहीं मानी। शादी के 2 साल बाद ही उस लड़के ने कोई बड़ा जुर्म किया और उसे 20 साल की जेल हो गई। आज 16 साल हो चुके हैं, वो अब भी सलाखों के पीछे है। सुयान बुआ ने कभी दूसरी शादी नहीं की। वो शहर में एक छोटा सा किराए का घर लेकर रहती हैं और दिन रात डबल शिफ्ट में काम करके अपने बेटे को पाल रही हैं। पर उनका बेटा भी अपने बाप के नक्शे कदम पर निकल गया। पिछले साल ही उसने पढ़ाई छोड़ दी और अब किसी लोकल बार में वेटर का काम करता है, आवारागर्दी करता है। इतनी बड़ी और अमीर फैमिली होने के बावजूद इस त्योहार के दिन अपने बूढ़े बाप को याद करने वाली सिर्फ वही एक बेटी थी, जिसकी अपनी जिंदगी सबसे ज्यादा मुश्किलों में कट रही थी। ये सब सोचकर मेरे दिल में सुयान बुआ के लिए एक अजीब सी इज्जत और दर्द महसूस हुआ, और उन बड़ी बुआओं के लिए मेरे अंदर गुस्से का एक खौलता हुआ लावा उबलने लगा। मंजली बुआ बहुत दूर रहती थी, उनका ना आना तो समझ में आता था, पर बड़ी बुआ, वो तो पास के शहर में ही रहती थी। उनके घर में 3-3 गाड़ियां थीं और यहां तक पहुंचने में मुश्किल से आधे घंटे का रास्ता था। गुस्सा मत कर बेटा, दादाजी के चेहरे पर अचानक एक चमक आ गई। देख, तेरी बड़ी बुआ के पति अंकल जाओ आ गए। मैंने मुड़कर देखा। एक चमकदार काली एसयूवी धीरे धीरे हमारे कच्चे रास्ते पर आकर रुकी। गाड़ी का शीशा नीचे था और ड्राइविंग सीट पर अंकल झाओ ही बैठे थे। चलो, कम से कम वो तो आए। मुझे लगा शायद वो जानबूझकर देर से आए होंगे ताकि दादाजी को उनके लिए दोपहर का खाना बनाने की तकलीफ ना उठानी पड़े। अंकल जाओ गाड़ी से बाहर निकले, डिक्की से एक जूस का बड़ा सा कार्टन निकाला और हमारी तरफ बढ़े। दादाजी,
आपकी तबीयत कैसी है? अरे लिनहाओ, तू भी आ गया? कब आया? और ये क्या, ये इलेक्ट्रिक लोडर खरीदा है तूने? अंकल जाओ ने एक चौड़ी लेकिन नकली सी मुस्कान के साथ कहा। उन्होंने वो कार्टन दादाजी के पैरों के पास रखा, पर उनकी नजरें मेरे उस नए लोडर पर थीं और उनकी आंखों में वो मजाक उड़ाने वाला भाव साफ छलक रहा था। मेरा मूड जो थोड़ा ठीक होने ही वाला था, मेरी नजर उनके लाए हुए उस कार्टन पर पड़ते ही फिर से खराब हो गया। दूर से वो एक बहुत महंगे और प्रीमियम हेल्थ ड्रिंक का ब्रांड लग रहा था, पर करीब से देखने पर साफ पता चल रहा था कि वो एकदम घटिया रोड साइड नॉक ऑफ है। नाम की स्पेलिंग तक गलत थी। मेरा दिमाग खराब हो गया। शहर का इतना बड़ा बिजनेसमैन, क्या उसे असली और नकली का फर्क नहीं पता? उसने पक्का जानबूझकर ऐसा किया है। रास्ते में किसी सस्ते ठेले से ये कबाड़ उठा लिया होगा और आज इतने बड़े त्योहार के दिन वो अपने बूढ़े ससुर के लिए एक ढंग की मिठाई का डब्बा तक नहीं लाया। मैं शराफत में उन्हें सिगरेट ऑफर करने ही वाला था, पर मैंने अपना इरादा बदल लिया। मैंने उन्हें पूरी तरह इग्नोर किया और सीधा दादाजी से बोला, दादाजी काफी देर हो गई है, मैं जाकर आपके लिए खाना बनाता हूं। इतना कहकर मैं सीधा किचन की तरफ चला गया। पीछे अंकल झाओ बस मुझे घूरते रह गए। उन्होंने एक झेंपती हुई हंसी हंसते हुए दादाजी से कहा, आपके पोते में एटीट्यूड तो बहुत है। सच कहूं तो इसे लोगों से बात करने की तमीज नहीं है। ये असली दुनिया में कभी सरवाइव नहीं कर पाएगा, मुंह के बल गिरेगा। दादाजी को मेरी वो बात याद आ गई कि मैं अब हमेशा के लिए गांव में ही रहने वाला हूं। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। अभी जवान है, दुनियादारी नहीं समझता। तुम तो बड़े हो, आगे चलकर थोड़ा इसका ध्यान रखना। अरे बिल्कुल, आप मुझ पर छोड़ दीजिए, अंकल जाओ ने अपना सीना ठोकते हुए कहा। पर मुझे पता था, अंदर ही अंदर वो सोच रहे होंगे कि मैं इस नाकाबिल लड़के की मदद क्यों करूं। और मेरी बेटी, वो क्यों नहीं आई? दादाजी की आंखों में अपनी बड़ी बेटी को देखने की उम्मीद अब भी बाकी थी। अंकल जाओ ने आराम से एक सिगरेट जलाई, अपनी टांग पर टांग रखी और धुआं उड़ाते हुए बोले, हमने शहर में एक नया शोरूम खोला है ना, बस उसी में बहुत बिजी है। वो आना तो बहुत चाहती थी, पर फुर्सत ही नहीं मिली। उसने आपको बहुत याद किया है। मुझे किचन से सब सुनाई दे रहा था। मुझे अच्छी तरह पता था कि वो झूठ बोल रहे हैं। वो सुबह से इसी इलाके में थे। पहले वो पास के गांव में अपने घरवालों से मिलने गए थे और पूरा दिन वहीं मजे से बिताया। अब वो वापस शहर लौट रहे थे, तो बस रास्ते में फॉर्मेलिटी के लिए रुक गए ताकि गांव वाले उन्हें ताना न मार सकें। अच्छा दादाजी, अब मैं चलता हूं। अंकल जाओ ने अपनी सिगरेट का आखिरी कश लेते हुए उसे जमीन पर कुचला। शहर पहुंचने में रात हो जाएगी। वो अपनी एसयूवी की तरफ बढ़ ही रहे थे कि उनकी नजर बरामदे में रखे उन 4 बड़े कांच के जार पर पड़ी। वो दादाजी का महीनों की मेहनत से निकाला हुआ असली वाइल्ड माउंटेन हनी था। दादाजी ने अपनी लाठी के सहारे खड़े होकर प्यार से कहा, बेटा, एक जार अपने साथ लेते जाओ। शहर में ऐसा शुद्ध शहद कहाँ मिलता है। अंकल जाओ की आंखों में लालच चमक उठा। अरे हाँ दादाजी, मेरे कुछ क्लाइंट्स को भी ये बहुत पसंद आएगा। इतना कहकर उन्होंने एक नहीं बल्कि 4 जार उठा लिए और तेजी से अपनी गाड़ी की डिक्की में रखने लगे। किचन की खिड़की से मैं ये सब देख रहा था। मेरी बर्दाश्त की हद पार हो चुकी थी। मैं बाहर आया और गाड़ी की डिक्की बंद करने से पहले ही मैंने उनके हाथ से वो 4 जार वापस खींच लिए। ये क्या बदतमीजी है? अंकल जाओ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मैंने उन्हें एक ठंडी नजर से देखा और कहा, बदतमीजी? आप अपने बूढ़े ससुर के लिए वो 20 युआन का नकली रोड साइड जूस लेकर आए हैं और बदले में उनकी साल भर की मेहनत का सारा शहद मुफ्त में बटोर कर ले जाना चाहते हैं। आपको क्या लगा, गांव वालों को असली और नकली ब्रांड का फर्क समझ नहीं आता? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? अंकल जाओ चिल्लाए। ये 2 कौड़ी का शहद ही तो है। तुम मुझे भिखारी समझ रहे हो? अगर ये शहद 2 कौड़ी का है तो आपके उस कचरे वाले जूस से 1000 गुना ज्यादा कीमती है। मैंने उनकी आंखों में सीधा देखते हुए कहा, अब चुपचाप अपनी गाड़ी निकालिए और यहां से दफा हो जाइए। ये सिर्फ आज की बात नहीं थी। पिछले 20 सालों से ये इंसान हमारे परिवार का फायदा उठा रहा था और दादाजी अपनी शराफत में सब सहते आ रहे थे। पर अब मैं यहां था और मैं इन मतलबी रिश्तेदारों को 1 इंच भी अपनी हद पार नहीं करने देने वाला था। अंकल जाओ का शरीर गुस्से से कांप रहा था।
उन्होंने हाथ उठाया जैसे मुझे थप्पड़ मारने वाले हों, पर मेरी आंखों का वो खौफनाक सन्नाटा देखकर उनके कदम वहीं रुक गए। मेरी नजरों में जो मौत और तबाही का अनुभव था, वो इस शहर के किसी मामूली बिजनेसमैन को भी डराने के लिए काफी था। उन्होंने अपना हाथ नीचे किया और दांत पीसते हुए बोले, तुम्हारे इसी घटिया एटीट्यूड की वजह से तुम कभी मेरे बेटे की बराबरी नहीं कर पाओगे। सड़ते रहो इसी गांव में। उन्होंने जोर से गाड़ी का दरवाजा पटका और अगले ही पल उनकी एसयूवी धूल उड़ाती हुई उस कच्चे रास्ते से तेजी से दूर चली गई। दादाजी ने एक गहरी सांस ली और अपनी लाठी किनारे रखकर चारपाई पर बैठ गए। बेटा, तूने बहुत ज्यादा कर दिया। उसे इस तरह बेइज्जत करके नहीं भेजना चाहिए था। अब तेरी बड़ी बुआ को क्या मुंह दिखाऊंगा मैं। मैंने वो नकली जूस का कार्टन उठाया और उसे फाड़ दिया। अंदर से एक प्लास्टिक की बोतल निकाली और उसका ढक्कन खोलकर थोड़ा सा लिक्विड बाहर जमीन पर गिराया। तुरंत ही उसमें से किसी सस्ते केमिकल और सड़े हुए फलों की अजीब सी बदबू आने लगी। दादाजी, आप खुद देखिए, मैंने अपनी आवाज को शांत रखते हुए कहा। क्या आपको लगता है कि जो इंसान अपनी गाड़ियों पर लाखों उड़ाता है, वो आपके लिए ये 20 युआन का कचरा लाएगा? ये कोई हेल्थ ड्रिंक नहीं है, सिर्फ मीठा जहर है। अगर आप इसे पी लेते और आपको फूड पॉइजनिंग हो जाती, तो क्या वो बड़ी बुआ अपनी मीटिंग छोड़कर आपको देखने आती? मैंने उस पूरे कार्टन को उठाया और बाहर जाकर उसे नाली में बहा दिया। हमारे दोनों जंगली कुत्ते उसे सूंघने के लिए आगे आए, पर उस केमिकल की बदबू से वो भी पीछे हट गए। दादाजी चुप रहे। मैंने देखा कि उनकी झुकी हुई पीठ अचानक से थोड़ी सी सीधी हो गई थी। इतने सालों में पहली बार कोई उनका पक्ष ले रहा था, और शायद अंदर ही अंदर उन्हें ये एहसास बहुत सुकून दे रहा था। इंसान चाहे कितना भी सीधा क्यों ना हो, उसे ये तो समझ आ ही जाता है कि कौन उसका अपना है और कौन सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है। थोड़ी देर बाद सुयन बुआ वापस आ गईं। जब मैंने उन्हें अंकल जाओ वाली सारी बात बताई, तो वो जरा भी नाराज नहीं हुई। उल्टे उन्होंने मुस्कुराते हुए मेरी पीठ थपथपाई। तूने एकदम सही किया लिनहाओ। फिर उन्होंने दादाजी की तरफ देखकर कहा, दादाजी, आप हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं, कभी तो अपने लिए जिया कीजिए। ये जो आपने इतनी मेहनत से असली शहद इकट्ठा किया है, इसे खुद खाइए। आपकी सेहत उन मतलबी लोगों से कहीं ज्यादा जरूरी है। रात के खाने में मैंने वो ताजा मटन और मछली बनाई जो मैं कस्बे से लाया था। हम तीनों ने एक साथ बैठकर खाना खाया। उस छोटे से घर की पुरानी टेबल पर जो हंसी और सुकून था, वो शहर की किसी भी लग्जरी लाइफ में नहीं मिल सकता था। रात को जब सुयान बुआ अपने शहर वाले किराए के कमरे पर वापस जाने के लिए निकल रही थीं, तो उन्होंने चुपके से दादाजी के हाथ में 200 युआन थमा दिए। दादाजी ने बहुत मना किया कि वो खुद मुश्किल से अपना घर चलाती हैं, पर सुयन बुआ नहीं मानी। उन्होंने झूठ मूठ का बहाना बना दिया कि आज कैफे में उन्हें किसी अमीर कस्टमर से बहुत बड़ी टिप मिली थी, इसलिए ये पैसे वो दादाजी के लिए ही लाई थीं। जब वो दरवाजे से बाहर निकल रही थीं, तो मैंने उन्हें रोक लिया। मैंने वो असली शहद के 2 बड़े जार एक बैग में पैक किए और उनके हाथ में थमा दिए। ये वही जार थे जिन्हें अंकल जाओ अपनी डिक्की में भर रहे थे। सुयन बुआ ने मना करने की बहुत कोशिश की, पर आखिरकार उन्हें मेरी जिद के आगे झुकना पड़ा। जाते जाते उनकी आंखों में एक अजीब सी नमी और खुशी थी। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरा और कहा कि मैं जल्दी ही उनके घर आऊं। वो मेरे लिए अपने हाथों से मेरा मनपसंद खाना बनाएंगी।